नमस्कार। 10 वे 1857 मेरठ से 9th नेटिव इन्फेंट्री के कुछ सैनिक अपने ही कमांडिंग ऑफिसर के सामने विद्रोह करते हैं और विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक छोटी म्यूटिनी को कन्वर्ज किया जाता है। जब यही कुछ सैनिक मेरठ से कुछ 60 किलोमीटर दूर लाल किले में पहुंचेंगे 10 और 11 मई की रात को, और तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नींद से उठाया जाता है और कहा जाता है कि राजा राजा उठो, आपको शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया जाता है और आप हमें दूरी संचार दो, आप हमें डायरेक्शन दो कि अब आगे क्या करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1857 के रिवॉल्ट की। क्या आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत की आजादी का एक ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। एक ऐसा विद्रोह जहां इतिहासकारों का मानना है कि इट वॉज कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, और एक ऐसा विद्रोह जिसको अंग्रेज कैसे तैसे करके दबा तो गए, पर उसको भारतीयों के ज़हन से, भारतीयों के मन से कभी नहीं हटा पाए। इस विद्रोह को सावरकर से लेके आरसी मजूमदार से लेके ब्रिटिश हिस्टोग्राफी के अंतर्गत एरिक स्टोक से लेके तत्कालीन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डी इज़राइली भी अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। और इसको अंग्रेज इतिहासकार ये कहेंगे कि ये जो विद्रोह था, ये 1857 की जो पूरी की पूरी इवेंट थी, ये कुछ गिने-चुने सैनिकों के द्वारा एक म्यूटिनी थी, जहां वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, और इसको ही कन्वर्ज किया गया इनटू द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे-तैसे करके ये विद्रोह को ब्रिटिश ने स्टॉप तो कर दिया, और इसको ब्रिटिश अपने हिस्टोग्राफी के अंदर हमेशा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंस में आइडेंटिफाई करेंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि 1857 ये पहला विद्रोह नहीं था जहां भारतीय सेना के अंदर यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये रिबेलियन एक म्यूटिनी के रूप में उभर के आया। जी हाँ दोस्तों, 1857 के पहले एक और ऐसा ही रिबेलियन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मद्रास रेजिमेंट में हुआ था, 1806 की वेल्लोर म्यूटिनी। और आज उसी के ऊपर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्यों 1806 की वेल्लोर म्यूटिनी को प्रील्यूड टू 1857 यानी कि 1857 की विद्रोह के पहले के विद्रोह के रूप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेबेलियन के रूप में कंसिडर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। हम सीरीज शुरू कर रहे हैं कनेक्टिंग द डॉट्स कि हिस्ट्री में हमेशा इतिहास जो है वो 2 बार रिपीट होता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1857 का प्रील्यूड देखने की कोशिश करोगे तो उससे 50 साल पहले आज के तमिलनाडु में, तब के मद्रास में वेल्लोर नाम की जगह के अंदर सिपाही म्यूटिनी को कभी नहीं भूला जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आप आइए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी। इनफैक्ट अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग बूट कैंप वर्कशॉप जो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं 18 फरवरी को। जी हाँ, सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक, फ्रॉम 11 AM to 7 PM इन द इवनिंग। इंडिया के और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे, इंक्लूडिंग मैं और मेरे कलीग्स, मेरे साथी एजुकेटर्स। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सीसेट, साइंस टेक वन स्टॉप सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जरूर से जुड़ेगा। सुबह 11 बजे से 7 बजे तक का पूरा एक दिन का वर्कशॉप है जहां हम एक्चुअल पढ़ाई करेंगे। देयर विल बी नो मोटिवेशनल टॉक्स अराउंड, दैट विल बी क्लियर कट आइडिया अबाउट हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट, वेयर टू हिट द सब्जेक्ट, कौन से क्वेश्चंस को लीव करना है, किसको कंडक्ट करना है, सब कुछ हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए। ये फ्री वर्कशॉप है, ये आप सबके लिए दिया जा रहा है। ये प्यारेलाल भवन के अंदर गांधी मेमोरियल हॉल में न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है 18 फरवरी 11 AM से 7 PM के बीच में। फुल डे आपका पूरा का पूरा एजुकेशन होगा। इसके सिवाय हमारी नई सीरीज शुरू हो गई है अनअकैडमी एश्योरेंस, अभ्यर्थी से अधिकारी तक, जहां आप हमारे साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए जुड़ सकते हो। एक कोड यूज कर सकते हो PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इवन आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो या आपको अनअकैडमी के थ्रू कोई भी फ्री क्लासेस एक्सेस करने हो, योर गेटवे टू अनअकैडमी विल बी PN लाइव। ये मेरा कोड है, आप इसको यूज करिए जरूर से। आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी 50% ऑफर चल रही है। वन सब्सक्रिप्शन, सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको क्लासेस मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी,
एवरीथिंग विल बी देयर। तो ज़रूर से जुड़िए, हम लोग के नए बैचेस शुरू हो गए हैं और हम लोग आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराएँगे और साथों-साथ हमारे साथ ज़रूर से जुड़िएगा ऑन द बूट कैम्प दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 18th ऑफ फरवरी 11 AM से शाम को 7 PM के बीच में हम लोग पूरा एकदम सिंगल 1 डे सेशन के अंदर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे ऑप्शनल बैचेस है, हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ और भी ऑप्शनल आपको कवर करवाए जाएँगे। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कॉम्बो ऑफर्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कोड ज़रूर से यूज़ करना पीएन लाइव। खैर हम वापिस आते हैं और बात कर रहे थे 1857 के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमने इस क्लास की शुरुआत ही ऐसे की कि क्या 1857 के पहले भारतीय इतिहास में कभी भी कोई विद्रोह हुए ही नहीं है? विद्रोह हुए हैं तो क्यों मैं कहता हूँ कि देयर वाज़ अ प्रील्यूड टू 1857। 1857 में जिस तरह से ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के 40 या 50 साल पहले भारत के वेल्लोर नाम की जगह के अंदर एक ऐसा ही सिमिलर प्रकार का रिवॉल्ट हमको देखने को मिलेगा। ये रिवॉल्ट का आउटकम भी कुछ 1857 के जैसा ही रहा, जैसे 1857 को सप्रेस किया गया, वैसे ही वेल्लोर को भी सप्रेस कर दिया जाएगा। कहने की बात ये नहीं है कि वेल्लोर को सप्रेस क्यों किया गया या कहने की बात ये नहीं है कि 1857 का सप्रेशन क्यों हुआ था। कहने की बात ये है कि 1857 में जो घटना बनी, जैसे सैनिकों का मेरठ के अंदर से विद्रोह करना, अपनी ग्रीस कार्ट्रिज के मुद्दे के ऊपर हमें ये देखने को मिल रहा था कि उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का हर्ट होना, ब्रिटिश की जिस तरह से इंटरफियरेंस बढ़ गई थी सोशियो रिलीजियस कस्टम्स और राइट्स को लेके, उसको लेके चिंता करना एंड अल्टीमेटली भारत के जो रजवाड़े, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, अवध से लेके झांसी से लेके आप समझने की कोशिश करें बहादुर शाह जफर तक, इन सब का पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ हमें ऑलमोस्ट 1857 के अंदर दिखा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ ऐसी ही प्रकार की घटना 1806 के अंदर हुई थी, तो क्यों वेल्लोर की म्यूटिनी को 1857 के प्रिलूड के रूप में नहीं कंसीडर किया जा सकता? और देयर इज सो मच ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन व्हाट हैपेंड एट वेल्लोर इन 1806 एंड व्हाट हैपेंड एट 1857 अक्रॉस द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इन दोनों के बीच में बहुत समानता है, बहुत साम्यता है। इन समानता और साम्यताओं के आज के क्लास के अंदर अभ्यास करने की शुरुआत करेंगे। 1857 में आशा करता हूँ कि आप सब लोग ऑलरेडी 1857 के बारे में थोड़े बहुत पढ़ चुके हो। तो आपको पता है कि कैसे 10th में 1857 के दिन इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन का जो गुस्सा था सैनिकों के अंदर फूट गया और वही गुस्सा फूटने के कारण उसका परिणाम ये हुआ कि ये विद्रोह के अंदर कन्वर्ज हो गया। सिपॉय म्यूटिनी कन्वर्टिंग इनटू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और रिलीजियस इश्यूज को सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस के साथ क्लब करके जो विद्रोह हुआ है, कुछ इसी प्रकार का विद्रोह 1806 के अंदर भी हुआ। 1806 का विद्रोह वेल्लोर का क्यों होता है, जरा उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से होगा सर, है ना? तो ब्रिटिश वेल्लोर यानी कि आज के मॉडर्न डे मद्रास के वाला जो रीजन है, वहाँ पे कब पहुँचते हैं और किस कंडीशन में ये लोग मद्रास के ऊपर एंट्री करेंगे? तो आप देखिए कि मद्रास प्रेसिडेंसी वाज़ वन ऑफ द प्रेसिडेंसीज़ दैट द ब्रिटिश हैड एक्वायर्ड वे बैक इन द 1639 रीजन। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसिस डे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस दौर में चंद्रगिरी करके एक छोटा राज्य था, उनके राजा के पास से ज़मीन लीज़ लेके सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की थी। ग्रेजुअली हमें पता चल रहा है कि मद्रास के आजू-बाजू के रीजन्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा और इन्फ्लुएंस बढ़ने का परिणाम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने 1690 तक आते-आते मद्रास के अंदर ही वेल्लोर के नज़दीक में सेंट डेविड नाम का एक फोर्ट था जो मूल मराठाओं के द्वारा बनाया गया था, इस फोर्ट को भी खरीदा। खैर इस दौर के अंदर ब्रिटिश आर्मी के अंदर धीरे करके इंडियन सोल्जर्स की समावेशिक होने की शुरुआत होती है। द मोर एंड मोर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इन्वॉल्वड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश आर्मी एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि दिस आर्मी वाज यूज्ड टू फाइट एंड टू क्रिएट अ कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यही मद्रास के अंदर से लोकल राजाओं की सेना में से जो भी डिस्ग्रंटेड सोल्जर्स थे, धीरे-धीरे करके इंडिया के सोल्जर्स को इन्होंने आर्मी के अंदर इंक्लूड करने की शुरुआत की और इसी इंक्लूजन का परिणाम ये हुआ कि ग्रेजुअल पीरियड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सैनिक थे वो भारतीय मूल के बढ़ जाते हैं। यही सेना का उपयोग करते हुए इन्होंने भारत का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य मैसूर को खत्म किया और मैसूर को खत्म करने के बाद यानी कि टीपू सुल्तान को खत्म करने के बाद ये वेल्लोर की म्यूटिनी हमें देखने को मिलेगी। सवाल ये है कि क्यों टीपू सुल्तान का कनेक्शन वेल्लोर म्यूटिनी के साथ जुड़ा हुआ है? तो मूलतः से वेल्लोर म्यूटिनी की कहानी आपको इस तरह से चलती है कि वेल्लोर बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट के अंडर में आता था या उनके कंट्रोल में आता था। वेल्लोर में किला था, वहाँ की रॉयल फैमिली को हटा के कंपनी के सोल्जर्स उसको डोमिनेटिंग पोजीशन में लेके आए थे। 1857 के अंदर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मिलिट्री के अंदर यूनिफॉर्म लाने की कोशिश की, डिसिप्लिन लाने की कोशिश की, एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करवाया,
वैसे ही 1800s में टीपू सुल्तान को खत्म करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मद्रास रेजिमेंट थी, उनके अधिकारियों का भी मानना था कि हमें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करने चाहिए। इसी कंटिन्यूएशन में मद्रास के अंदर जॉन क्रैडॉक नाम का एक अधिकारी था। इस जॉन क्रैडॉक ने एक नए प्रकार की हैट इंट्रोड्यूस किया। ये हेड इंट्रोड्यूस करने के बाद सैनिकों को कहा जाता है कि आज के बाद तुम जब लड़ाई करने जाओगे तो इस प्रकार का यूनिफॉर्म पहनना है, आपको एक विशेष प्रकार की हैट पहननी है। जैसे 1857 के अंदर भी आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे, दे वर आल्सो सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ रिलीजियस एंड आल्सो वी कैन से यूनिफॉर्म सेंट्रिक इश्यूज। यहाँ पे सैनिकों को 1806 के अंदर कहा जाता है कि तुम्हें आज के बाद कोई भी प्रकार की इयररिंग्स नहीं पहननी है, तुम्हें कोई भी प्रकार की बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस नहीं रखनी है जो आर्मी के रेगुलेशंस के विरुद्ध में हो। सोल्जर्स को लग रहा था कि भाई देखिए, हम लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश जिस तरह से यहाँ पे ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ये सिस्टम का परिणाम ये था कि हमको इनडायरेक्टली क्रिश्चियनिटी की तरफ यानी कि मिशनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड करवाने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसी का ही परिणाम था कि हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों समुदाय से जो भी इंडियन सैनिक हुआ करते थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उस पीरियड में मद्रास रेजिमेंट में थे, इनको लग रहा था कि हम ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हमारी धार्मिक इशू है। क्या 1857 के अंदर हमको इसी प्रकार का धार्मिक इश्यू मिलता है कि नहीं मिलता? डेफिनेटली मिलता है। इन द ईयर 1857 when the grease cartridge were introduced in the Enfield rifle, the Hindus and the Muslim soldiers realized this part कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, क्योंकि ये जो ग्रीस कार्ट्रिज चबा के ऊपर लोड कराया जाता था, उसमें वो ग्रीस कार्ट्रिज जो थी वो गाय की और सूअर की चर्बी से बनाई जाती थी। और इसको लेके भारतीय सैनिकों के अंदर एक अलग ही प्रकार की मान्यता थी कि हमारा धर्म खतरे में है। इस दौर में भी जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार की टर्बन हैट निकाली थी, ये टर्बन हैट मूलतः से यूरोपियन स्टाइल की ड्रेसिंग को आइडेंटिफाई करवाया जा रहा था। तो इसमें भी ये हैट की जो कवर थी, उसमें भी यही बात चली कि इसका जो लेदर बना हुआ है, ये लेदर किसी और से नहीं पर गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। तो 1806 के अंदर वी विल सी कि एक हैट और यूनिफॉर्म का मिश्रण निकल के आया। ये हैट की डिजाइन ऐसे की गई थी जहां भारतीय सैनिकों को लग रहा था कि हम हमारे परंपरागत कपड़े पहन के लड़ाई नहीं करेंगे, पर हमको प्रेशर करवाया जा रहा है कि हम ऐसे कपड़े पहन के लड़ाई करने आए या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सेवा दे जो यूरोपियन स्टाइल में है। कपड़ों से आपकी पहचान बनती है, कपड़ों से आपकी मान्यता यानी कि धार्मिक मान्यता भी हर्ट हो रही थी, क्योंकि उस दौर के अंदर समय ऐसा था। इस कंडीशन के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था बनी, इसी व्यवस्था के कारण 10 जुलाई 1856 के दिन वेल्लोर के अंदर सैनिकों ने विद्रोह किया। और इस सैनिकों के विद्रोह के अंदर मैसूर की रॉयल फैमिली यानी कि टीपू सुल्तान की फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है। आप समझने की कोशिश करिए, टीपू सुल्तान को खत्म किए 1799 फोर्थ मैसूर वॉर या एंग्लो मैसूर वॉर में खत्म कर दिया है। उसके बावजूद भी टीपू सुल्तान का बेटा फतेह हैदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और वो कहेगा कि भाई लेट अस ओवरथ्रो द ब्रिटिश। क्या 1857 के अंदर बहादुर शाह जफर को फिर से पावर के ऊपर लाने के लिए संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ था? क्या 1857 के अंदर पेशवा बाजीराव के जो दत्तक बेटे थे, जिनका नाम था नाना साहेब या धोंदू पंत, उनको वापस सत्ता में लाने के लिए संघर्ष हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कहने की बात यह है कि 1806 के अंदर ये विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह के अंदर वी विल फाइंड कि धीरे-धीरे करके मद्रास की नेटिव इन्फेंट्री में बहुत बड़ा एक इश्यू क्रिएट हुआ। फतेह हैदर जो टीपू सुल्तान का बेटा हुआ करता था, उसको टेम्पररी इन सैनिकों ने राजा डिक्लेयर कर दिया। और इसी का ही परिणाम था कि वेल्लोर से 20 किलोमीटर दूर आरकोट नाम की जगह है। ये वही एयरपोर्ट है जहाँ पे कर्नाटक का नवाब एक टाइम के ऊपर रहता था, पर ये भी इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। ये आरकोट के अंदर एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल गिलेस्पी। ये कर्नल गिलेस्पी करीबन 800 सैनिकों को खत्म करते हुए धीरे-धीरे करके विमसी के वेल्लोर के फोर्ट को भी कैप्चर करेगा। परिणाम वेल्लोर मिटने का ये हुआ कि विलियम बेंटिक, जो भारत के अंदर तब का मद्रास का गवर्नर था, ये वही विलियम बेंटिक है जो 1828 के अंदर भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आएगा। बट ये वो टाइम था भारतीय इतिहास के अंदर जहां हमको ये पता चलता है कि बेंटिक को समझ में आया कि भाई वेल्लोर के अंदर म्यूटिनी क्यों हुई है। उसने देखा कि भाई यहाँ जो भारतीय सैनिक थे उनको लग रहा था कि हमारा धर्म खतरे में है। भारतीय सैनिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से इंटरफियरेंस ब्रिटेन ने द्वारा किया गया था, इसी का ही परिणाम था कि 1857 के पहले भारत के अंदर रिलीजियस इश्यूज को लेके आर्मी के अंदर म्यूटिनी होती है। ये म्यूटिनी के अंतर्गत 600 से ज्यादा सैनिकों को पकड़ा गया। कुछ सैनिकों को तोप से उड़ा दिया गया, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। कुछ सैनिकों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा रख के दीवार के सामने सट के उनको मार दिया गया। कहने की बात हमको ये देखने को मिलती है कि ये पूरी की पूरी घटना ब्रिटिश इतिहास के जहन में और भारतीय इतिहास के जहन में कहीं ना कहीं दबी हुई है।
हम 1857 को ज़रूर से याद करते हैं और हम कहते हैं कि 1857 वाज़ अ रिवोल्ट एंड इट वाज़ कॉल्ड एज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट इसके भी पहले वेल्लोर के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश आर्मी के सामने, जो भारतीय सैनिकों ने, जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर शामिल थे, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि विलियम बेंटिक और जॉन क्रैडक, जो उस पीरियड के अंदर वी विल सी कि इनके अधिकारी थे, क्रैडक वाज़ द आर्मी चीफ एंड विलियम बेंटिक वाज़ द गवर्नर ऑफ मद्रास। इनको कहा गया कि बेटा तुमसे ना हो पाई, तुम हट जाओ। क्या 1857 के अंदर परिणाम के स्वरूप हमको देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जब विद्रोह हुआ तो कंपनी को हटा के ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया था कि नहीं किया था? तो वहाँ फिरा के 1857 के प्रिकर्सर के रूप में या प्रील्यूड के रूप में इसको कंसीडर किया गया। 1857 के अंदर भी कुछ ऐसी ही घटना बनी जहाँ रिलीजियस और सोशल इश्यूज को क्लब करते हुए भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही विद्रोह किया और इसमें धीरे-धीरे करके मोर एंड मोर नंबर ऑफ सोल्जर्स स्टार्टेड जॉइनिंग एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी वेल्लोर म्यूटिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि जब मॉडर्न रिसर्च हुआ, ये मॉडर्न रिसर्च के अंतर्गत काफ़ी सारे लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि भई देखो वेल्लोर म्यूटिनी एक पासिंग रेफरेंस के रूप में नहीं कंसिडर करना चाहिए। आज हमें बेसिकली ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वेल्लोर म्यूटिनी खाली एक सैनिकों का छोटा-सा म्यूटिनी था, जहाँ उनको रिलीजन और मिल सी की कोई प्रकार की सर्विस कंडीशंस को लेके या खाने-पीने की दिक्कतों को लेके विद्रोह हुआ था। हमें ये देखना चाहिए कि ये एक प्रील्यूड था 1857 में। 1857 में जो हुआ वो बड़े लेवल के ऊपर होता है। वेल्लोर में जो हुआ वो छोटे लेवल के ऊपर हुआ। इस रिवॉल्यूशन की आउटकम ये रहती है कि इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुई। जब एक राज्य के गवर्नर को हटा के उसकी आर्मी चीफ को हटा दिया जाता है, तो ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी इम्पैक्ट आपको 1806 के अंदर भी देखने को मिलती है। और शायद इसी के कारण वी विल फाइंड कि एक इतिहासकार है जिनका नाम के रजयन है ना, ये रिसर्चर है। ये रजयन साहब ने इसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि भई देखो वेल्लोर को आप एक सामान्य सिपोल म्यूटिनी के रूप में मत देखिए। वेल्लोर के अंदर सिपोल म्यूटिनी हो रही थी, वो एक सीक्रेट ग्रुपिंग का पार्ट था। जैसे 1857 के अंदर भी काफ़ी लोगों का मानना है कि बहुत सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशंस और सीक्रेट मीटिंग होनी शुरू हो गई थी। वेलोर म्यूटिनी के अंदर भी इनफैक्ट पीछे बैकग्राउंड के अंदर सब घटना बननी शुरू हो गई है। इनफैक्ट 1857 में लोगों का मोबिलाइज़ेशन हुआ था। बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि लोगों को मोबिलाइज़ किया गया। वेल्लोर की म्यूटिनी के पॉइंट ऑफ से हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी लोगों का मोबिलाइज़ेशन हुआ था। देयर वाज़ अ मास मोबिलाइज़ेशन और इसी के कारण ये विद्रोह आर्मी के अंदर हुआ। पर आर्मी के बाद ग्रेजुअल पीरियड के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि सिविलियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करेंगे। तो कहने की बात मेरी ये है दोस्तों कि जब जब हम 1857 को याद करते हैं, तो कभी-कभी उसके पहले 50 साल होने वाली म्यूटिनी को भी याद रखना चाहिए। अब ये क्यों कहा जाता है कि वेल्लोर म्यूटिनी इज़ कॉल्ड एज़ द प्रीकर्सर टू 1857? आपको शायद तक यहाँ से सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई द वेल्लोर म्यूटिनी इज़ कॉल्ड एज़ द प्रीकर्सर टू 1857? तो याद रखना कि देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज़, इन दोनों के बीच में बहुत सारी समानता है और इन समानताओं के आधारित ही हम ये कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज़ द प्रीकर्सर टू 1857। अब कौन सी समानता है, एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था? 1857 रिवोल्ट इसके लिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश हैड एक्चुअली स्टार्टेड एनेक्सिंग द प्रिंस स्टेट्स इन द कंट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डलहौजी का एडमिनिस्ट्रेशन हो या इससे पहले हार्डिंग का, एडनबरो का या सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी की ऑकलैंड का। इन सब के अंदर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि भारत में बड़ी मात्रा में जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको एनेक्सेशन हुआ। और इस एनेक्सेशन के कारण उनके पॉलिटिकल रीजंस आए। वेल्लोर म्यूटिनी के अंदर भी क्या साउथ इंडिया के अंदर मैसूर राज्य में एग्जिस्टिंग रॉयल फैमिली को खत्म किया गया। इसके कारण मैसूर की रॉयल फैमिली यानी कि टीपू सुल्तान और उसके संतानों की फैमिली जो थी वो नाराज हुई थी और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था? ज़रूर से किया था। क्या 1857 के अंदर भारत के अंदर जितने भी स्थानिक रजवाड़ा थे, वो चाहे झांसी हो, वो चाहे अवध हो, वो चाहे कुंवर सिंह जैसे जमींदार हो या चाहे बहादुर शाह जफर जैसे राजा हो, क्या इनकी पार्टिसिपेशन हुई थी कि नहीं हुई थी? तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ है। वहाँ पे भी प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे भी किया। 1806 में टीपू सुल्तान और उसकी लोकल रॉयल फैमिली और लोकल रूलर्स ने किया था और इसी कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिलता है कि 1857 में भारत में ज़फ़र से लेके बाकी सारे लीडर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। 1857 के अंदर क्या पीजेंट पार्टिसिपेशन हुई थी कि नहीं हुई थी? जी हाँ दोस्तों, हुई थी क्योंकि पीजेंट्री की हालत खराब हो गई थी। रैयत वाली ज़मींदारी, माहलवारी सिस्टम्स को जब लागू किया गया, इसके बाद किसानों का शोषण बढ़ा और अल्टीमेटली डीपीजेंटाइजेशन या लैंडलेस लेबर की क्रिएशन हुई।
कि आप ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जब मैसूर के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्क्वेस्ट हुआ और मद्रास को धीरे-धीरे इन्होंने खत्म कर दिया, क्या उस पीरियड में पीजेंट्री का क्राइसिस निकल के आया था कि नहीं आया था? ज़रूर से आया था। 1857 और 1806 के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। मैसेजेस के थ्रू लोगों को मैसेज पहुँचाए गए थे 1806 के अंदर। यस, 1857 के अंदर भी मैसेंजर्स के रूप में आप देखोगे तो चपाती दी जा रही थी, गुलाब का फूल देने की कोशिश की जा रही थी और इसके थ्रू लोगों को मैसेज पहुँचाया जा रहा था कि देखो अब आगे क्या करना है। नेटिव रूलर्स को वी विल सी कि सेना का सपोर्ट था और सेना को नेटिव रूलर्स का ये भी चीज़ें आपको मिलती है। लोकल बैकिंग था दोनों के अंदर, तो क्यों हम नहीं कहते कि वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806 इज कॉल्ड एज द प्रीकर्सर टू 1857, है ना? 1857 के प्रीकर्सर के रूप में थे। आप समझने की कोशिश करिए कि 1857 की म्यूटिनी किसने की थी? जमींदारों की फैमिलीज ने की थी, क्योंकि जमींदार के छोकरे लोग ही थे जो ब्रिटिश आर्मी में इन्वॉल्व थे। क्या ब्राह्मण्स और रिलीजियस ग्रुपिंग्स के पार्टिसिपेशन हुई थी? हुई थी। क्या हमको 1806 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे तो 1806 के अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु के अंदर जो लैंडेड क्लास थे और जो लैंडलेस क्लास था, दोनों का पार्टिसिपेशन है। 1806 में भी हमें देखने को मिलता है कि अवध के तालुकदार और अवध के जमींदार, उन सब के फैमिली मेंबर्स का पार्टिसिपेशन था। वैसे ही 1806 के अंदर नायडूज़, वेलल्लास, परैयास एंड वेलल्लास के साथ-साथ पल्लास की भी पार्टिसिपेशन थी। ये वो लैंडेड कम्युनिटीज़ है जो कहते हैं ज़मींदार के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, या हम तो कह सकते हैं कि एक टाइम के ऊपर ये कहीं न कहीं खेती कर रहे थे और ब्रिटिश की एंट्री जब मैसूर में और मद्रास में एक्सटेंशन होने की शुरुआत हुई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके यहाँ एक एग्रीकल्चर क्राइसिस क्रिएट हुआ। तो हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। इस सिमिलैरिटीज़ के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ये विद्रोह शुरू होने का कारण क्या था? वो था आपकी लेदर हैट जो टर्बन पहना की शुरुआत की गई थी। सोल्जर्स को कहा जाता है कि तुम कोई भी प्रकार के रिलीजियस मार्क, तुम कास्ट की कोई चिन्ह नहीं रखोगे, तुम टीका नहीं करोगे, तुम कान में बाली नहीं पहनोगे, तुम हाथ में कड़ा नहीं पहनोगे। ये सब सोल्जर्स थे उनके ऊपर वॉरियर के पॉइंट ऑफ से, और उनको लग रहा था उनका धर्म खतरे में है। 1857 में क्या-क्या रिलीजन इन डेंजर का नारा आया था कि नहीं आया था? ज़रूर से आया था। इस दौर के अंदर भी यही बात चल रही थी कि ये जो लेदर बनाया गया है हेड के ऊपर यूज़ करने के लिए, वो काऊ और पिग फैट का है। ये 1857 के अंदर ग्रीस कार्ट्रिज का उपयोग करते हुए जिस तरह से अफ़वाहें चली थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का ही मुद्दा था। गाय हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र है और सूअर इस्लाम यानी कि मुसलमानों के लिए बड़ा ही मैं कहूँगा कि इम्प्योर है और उसको इस्लाम में प्रोहिबिट किया गया है। तो सैनिकों को लग रहा था कि हमारा धर्म खतरे में है। क्या 1857 में एनफील्ड राइफल के इश्यू के अंदर यही तो मैटर हुआ करता था। सैनिकों को 1806 के अंदर लग रहा था कि ये टोपी पहना के ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को कन्वर्ट करने की मिशनरीज के थ्रू, इवेंजलिकल्स के थ्रू कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको एक होमोजेनाइज्ड वे के अंदर देखा जा रहा है। हमारी रिलीजन, हमारी कास्ट, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एथनिसिटी को बरकरार करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हमको मिशनरीज या इवेंजलिकल प्रभाव में लाके कन्वर्ट करवा रही है क्रिश्चियनिटी में। क्या 1857 के अंदर इस मुद्दा उठा था कि नहीं उठा था? डेफ़िनिटली उठा था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब पॉइंट नंबर 2 भी देखेंगे, तो 1806 और 1857 के अंदर दोनों के अंदर आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। इस सिमिलैरिटी में तीसरा डायमेंशन आता है पॉलिटिकल डायमेंशन, मैंने आपको बताया। क्या 1857 के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र का रिवाइवल हुआ और मुगल सीट को कहा जाता है कि तुम शहंशाह हिंदुस्तान बनो? मराठास के अंतर्गत पेशवा बाजीराव अपने बेटे को जब दत्तक लेते हैं नाना साहेब को, नाना साहेब के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी की विद्रोह किया गया। आप देखिए कि पेशवा का रिवाइवल किया जाता है इन द ईयर 1857। क्या 1806 के अंदर इसी प्रकार का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिवाइवल हुआ था? ज़रूर से हुआ था। मैसूर के सल्तनत को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। उसके झंडे को वेल्लोर के फ्लैग के अंदर फिर से लहराने की कोशिश की जा रही थी। टीपू सुल्तान का लड़का फतेह हैदर और उसकी फैमिली मेंबर वेल्लोर के अंदर जिस सैनिकों ने विद्रोह किया, उनको एक-एक करके सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। 1857 में रूलिंग क्लास को बहादुर शाह बेसिकली लीड करेंगे और उसके बाद ये विद्रोह आगे चलता है। इनफैक्ट इसी प्रकार की कहानी आपको 1857 में भी मिलेगी। 1857 में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश का ये मानना था कि ये मुस्लिम रूलर्स को वापस लाने के लिए विद्रोह किया गया था और ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी के रूप में था। 1806 के अंदर भी ब्रिटिश का ये तारण आया कि टीपू सुल्तान की फैमिली को ये वापस लाके एक मोहम्मडन डायनेस्टी यानी कि मुस्लिम रूलर्स का जो पास्ट है उसको ग्लोरी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है।
1857 और 1806 में बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। आयरनी तो इस बात की थी कि 1857 में 10th मई के दिन जब विद्रोह हुआ, ये विद्रोह की ओरिजिनल डेट नहीं थी। वैसे ही 1806 के अंदर होता है भाई साहब, 10 जुलाई 1806 was not the official day. It was actually 12th जुलाई 1806. इनफैक्ट इनकी डेट आगे की गई थी, दोनों 1806 के अंदर भी और 1857 में भी। The original revolt which was planned on a particular date was never executed and the date was preponed. Prepone होने का मतलब ये है दोस्तों कि भाई ये जो तारीख जो पहले नक्की की गई थी कॉन्स्पिरेसी के भाग के रूप में, उस दिन विद्रोह ना करते हुए उसके पहले ही वी विल सी कि विद्रोह प्लान किया गया। कहने की बात मेरी ये है दोस्तों कि ये विद्रोह इस तरह से प्लानिंग किया गया, ये विद्रोह को इस तरह से ध्यान में रखा गया कि हम कैसे भी करके एडवांसमेंट करें। तो 1806 और 1857 ओरिजिनल डेट से विद्रोह पहले होना, ये भी एक प्रकार की स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है बिटवीन द वेल्लोर एंड द सिपॉय म्यूटिनी। इनफैक्ट सिपॉय म्यूटिनी जो वेल्लोर में हुई उसकी शुरुआत मई 1806 से ही हो गई थी। 1806 के अंदर जब ये टोपी को इंट्रोड्यूस किया गया तो सैनिकों ने कहा कि हम ये टोपी नहीं पहनेंगे, और इसी का कारण था कि ये फटते 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 जुलाई में 1806 में बड़ा हो गया। आप देखिए आयरनी की 1857 का रिवॉल्ट 10th मई के दिन भले हुआ, पर 10th मई के 2 महीने पहले से ही बीबीसी की मंगल पांडे या आपकी 9th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री और भी इन्फेंट्री की जो यूनिट्स थी बंगाल आर्मी की बैरकपुर रेजिमेंट्स की, उन्हों के द्वारा भी पहले विद्रोह कर दिया गया था। कहने की बात यह है कि हमें ये बहुत सिमिलैरिटीज मिलती है कि ये विद्रोह होने से पहले वी विल सी कि स्मॉलर रिएक्शंस दोनों जगह के ऊपर आए थे। ये स्मॉलर रिएक्शंस को ब्रिटिश ने ज़्यादा कंसीडर नहीं किया, ना 1806 में किया, ना 1857 में किया। इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ है, आप देखिए सर, ठीक है? इनफैक्ट 1857 में और 1806 के बीच में एक और सिमिलैरिटीज़ है, वो है रिएक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स। रिएक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे उसको सप्रेस करेगी। 1800 से 1857 में ब्रिटिश ने ये ध्यान रखा कि कहीं पे इंग्लैंड से सेना बुला दी, कहीं-कहीं पे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के रूप में सैनिकों को कहा कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम हथियार रख दो और हम तुम्हारी न्यूनताओं को ध्यान में देते हैं। 1857 में वी विल सी कि डिफरेंट रिएक्शंस लाए गए थे बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आपको जान के हैरानी होगी ये जो डिफरेंट रिएक्शंस, जो वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिले, इसी प्रकार के रिएक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने वी विल फाइंड कि 1806 में भी दिए थे। 1806 के अंदर भी कंपनी के द्वारा इसी प्रकार के रिएक्शन आए। कहीं पे सैनिकों को माफ कर दिया गया, कहीं-कहीं पे उनको ड्यूटी से भगा दिया गया, कहीं-कहीं पे उनको गोली मार दी गई। 1857 में भी इसी प्रकार के रिएक्शन के थ्रू सैनिकों को पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। इनफैक्ट एक और सिमिलैरिटीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी। 1857 के रिवॉल्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया था, बोथ हैड पार्टिसिपेटेड इक्वली। बट ब्रिटिश ने ये ब्लेम किया कि भाई देखो ये मुसलमान है जिसने ये विद्रोह प्लान किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर को मुगल डायनेस्टी को फिर से पावर में लाने की कोशिश की जा रही थी। 1806 में भी ऐसा हुआ था दोस्तों। हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स और बाकी जो स्थानिक जमींदार और बाकी सारे 1806 में थे, पॉलीगस कहते थे, उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन थी। पर ब्रिटिश ने आरोप क्या लगाया? ब्रिटिश ने कहा कि भाई ये तो मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी है, ये मुस्लिम पावर्स को सत्ता में ला रहा है, यानी कि डिवाइड एंड रूल करने के लिए सर, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि देयर इज स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी बिटवीन 1806 एंड 1857 एज वेल। तो मूलतः से वेल्लोर की ऑब्जेक्टिव, जहां पे टीपू सुल्तान और उसके बेटों को वापिस लाना, खैर टीपू तो मर गया था, 1857 में बहादुर शाह जफर को वापिस लाना, इस बेसिस के रूप में काफी सारे लोगों ने आइडेंटिफाई करके ये बताया कि वेल्लोर वाज अ प्रीकर्सर टू 1857। एक प्रोटो नेशनलिज्म था जहां राजा का और प्रजा का और सेना का विद्रोह था अपने ऊपर जो शोषण कर रहा है और अपने ऊपर शासन कर रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके सामने। और इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? तो 1806 में ना सक्सेस मिला, ना 1857 में ना सक्सेस मिला। दोनों टाइम के ऊपर सबसे बड़ी बंदूक बनती है आपकी इमीडिएट अथॉरिटी। 1806 में इमीडिएट अथॉरिटी विलियम बेंटिक था और आर्मी चीफ क्रैडॉक था। इन दोनों के ऊपर तलवार हुई और इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। 1857 में भी हमको देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता से हटा के वी विल सी कि ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर करता है और एक नए प्रकार की पॉलिटिकल और गवर्नेंस सिस्टम इंडिया के अंदर लागू की जाएगी।
होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्यों वेल्लोर म्यूटिनी को प्रीकर्सर टू 1850 कहते हैं, 1857 कहते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी हैज एवरी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी यूपीएससी कैन आस्क यू इन द मेंस आइदर इन जीएस और इधर इन द आई वुड से ऑप्शनल। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1857 के पहले बहुत सारे सिविलियन पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिबेलियंस हुए थे। इसको वी विल सी कि कल्मिनेटिंग के रूप में कहा गया इन द ईयर 1857। तो भारतीय सेना के अंदर भी हमें ये पता चलता है कि सबसे बड़ा 1857 के पहले जो विद्रोह हुआ वो होता है 1806 में। इसके सिवा 1764, 1824, 1826, 1838, 1844, 1849, 50 के बीच में भी सैकड़ों सिपाही म्यूटिनीज हुई थी। पर इन म्यूटिनी को कभी भी प्रिल्यूड नहीं कहते। प्रिल्यूड टू 1857 और प्रीकर्सर टू 1857, क्योंकि 1857 नॉर्थ में हुआ, ये 1806 अगर आप देखोगे तो वेल्लोर के अंदर आज के तमिलनाडु यानी कि तब के मद्रास प्रोविंस के अंदर होगा। और इसको क्यों प्रीकर्सर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज है। होपफुली आपको इनकी सिमिलैरिटी समझ में आई कि 1857 कुछ साल पहले 1806 में इसी सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रीजंस के कारण विद्रोह हुआ और उसका रिवीजन हुआ, स्केल अप हो गया। तो यूपीएससी ने एक दफा निबंध पूछा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब यह है कि इतिहास का पुनरावर्तन हुआ। ये क्यों होता है, उसके पीछे का कारण बार बार इस प्रकार की घटना बनती रहती है, बट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री सर। ओके, तो घुमा फिरा के हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेल्लोर म्यूटी को क्यों प्रिकर्सर कहते हैं, और इसी के बारे में हमने आज के क्लास के अंदर डिस्कस किया। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस हमारे साथ के लिए जुड़ना है, तो मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए ऑन द 18th ऑफ February। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक वर्कशॉप हो रही है, टॉप क्लास वर्कशॉप है, एब्सोल्यूट एकेडमिक टीचिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। एक सेशन मैं लूंगा, कुणाल सर, सिद्धार्थ सर, अनु सर, अ, सुदर्शन सर, मधुकर सर, हम सब लोग यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। एंड विल बी मेकिंग श्योर कि आपकी यूपीएससी की क्वेरी को हम सिंगल पॉइंट के थ्रू आंसर करें। तो जुड़िए हमारे साथ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एंड इवन इन द वर्कशॉप एज वेल। अभी 50% डिस्काउंट अवेलेबल है इफ यू यूज द कोड PN लाइव। आप हमारे साथ यहाँ पे अपनी टीचिंग को और अपनी जो लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर से हमें बताइएगा। बाय द वे, इस क्लास की जो PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू जरूर से डाउनलोड कर दीजिएगा। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। बाय द वे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन 1806 एंड 1857। मैंने तो आपको सिमिलैरिटीज देख के बताया कि इट इज कॉल्ड एज अ प्रीलूड। Why Bangalore Mutiny is not called as the first war of Indian national independence? Why 1857 is called as the first war of Indian national independence? आज का टाइटल तो शायद कुछ ऐसा ही था। होपफुली आपको क्लियर हो गया। कमेंट्स के अंदर बताइए, एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।